नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले वीडियो में लोकसभा के बारे में बात कर चुके हैं और जाहिर सी बात है हम आज राज्यसभा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे राज्यसभा से संबंधित विभिन्न प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और आज हम इस टॉपिक को आसान भाषा में जानेंगे ताकि हमारे एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न हमसे छूट न जाए। ठीक है, तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा मीन्स राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन मीन्स राज्यसभा। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, जो संसद के अंग है, और एक राष्ट्रपति है। लोकसभा में क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं, वो अपने जो संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से वो वोट पाकर जीतते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और जबकि जो राष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो अपने राज्य का क्या करते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने पढ़ा होगा जो अनुसूची हमारे टोटल 12 हैं, उन 12 में से जो चौथी अनुसूची है उसमें वे सदस्य हैं जो राज्यसभा में जाते हैं और अपने राज्य का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन कहते हैं, और कई तमाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हम कह सकते हैं, और तमाम कई नामों से जाना जाता है। अब देखो, अपर हाउस ये उच्च सदन होता है, जबकि जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है। ये स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी। मतलब स्थायी का मतलब इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है इन सदस्यों का राज्यसभा में। और क्या होता है इसमें कि इसका विघटन, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं लोकसभा में बहुमत होने पर सरकार गिर जाती है तो दोबारा चुनाव करना पड़ता है, सब मंत्रिपरिषद को या मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, स्थायी होगा, यहाँ पे कोई विघटन नहीं होगा। ये 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं। देखो, जो संसद है हमने देखा, जो संसद है, ठीक है, उसके 3 प्रमुख अंग है। संसद ही हमारे केंद्र या संघ की विधायिका है, जहां पे क्या बनते हैं, कानून बनते हैं, जहां पे अधिनियम बनते हैं, जहां पे नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश जारी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, राज्यसभा, और एक हो गया लोकसभा, और जो तीसरा है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति है। अब ये क्या हो गए, 3 संसद के अंग हो गए। इन्हीं तीनों को मिलाकर संसद पूर्ण रूप से बनता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी बिल या प्रस्ताव लाया जाता है तो दोनों सदनों में एक एक करके पारित करना पड़ता है, फिर एट लास्ट अंतिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसकी सहमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए, ताकि उसके बाद वो प्रस्ताव या बिल कानून का रूप ले सके। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए जो संसद है वो अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में है, और राज्यसभा कौन से है, 80 अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, ये हमको बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी सभा या कौन सा जो भी दल है या फिर जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में कौन से अनुच्छेद में प्रदर्शित है, तो आपको वहां पे याद आ जाएगा, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245। वर्तमान में कितने हैं, 245। और उसी तरह से लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने होते हैं, अधिकतम 552। क्या होते हैं, 552, और वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 545 है। कितने हैं, 545 है। ठीक,
तो इसकी बात करेंगे हम अब, ठीक। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है, हमको पता होना चाहिए कि देखो राज्यसभा भी संसद का एक प्रमुख अंग है। हम राज्यसभा को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, हमें इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर राज्यसभा क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं, ठीक है। ये कानून बनाती है तो कैसे बनाती है, इसमें कौन कौन से और भी चीजें जो विषय वस्तु है और क्या क्या विषय वस्तु इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये हम सारा चीज हम आज यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है, देखो सबसे पहली बात आती है कि राज्यसभा अपर हाउस मीन्स ये संसद का एक प्रमुख अंग है, ठीक है। ये संसद के जो 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर संसद पूर्ण रूप से बनता है, ठीक। तो सबसे पहले हम संरचना की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, संरचना की बात करेंगे। हमें पता है देखो कि हमारे जो अनुसूची जो 4 है, अनुसूची 4 है, इसमें क्या कहा गया है, राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। मींस इसमें यह कहा गया है अनुसूची 4 में कि राज्यसभा के वे सदस्य जो अपने राज्य का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अनुसूची 4 में ये भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब संरचना की बात करेंगे। देखो हमारे पास जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सीटें कितनी है, 250 है। कितने हैं, 250 है। अब इसमें 250 कहां से आते हैं, ठीक, और क्या क्या किस तरह से चुने जाते हैं हम ये देखते हैं। देखो 250 को डिवाइड कर रखा, बांट रखा है। देखो जो 238 सीटें हैं, 238 सीटें हैं वो राज्य व केंद्र शासित से आएंगे। कहां से आएंगे, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। जबकि जो 12 सदस्य हैं, 12 जो सदस्य मेंबर्स हैं, उनको क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। अब ये होते कौन है, अभी हमने बात किया कि विशेषज्ञों का सदन, ये अपने क्षेत्र से ख्याति प्राप्त होते हैं, ये विशेष क्षेत्र से होते हैं, जो अपने क्षेत्र में काफी माहिर होते हैं, उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो कोई खेल के क्षेत्र से हो, कोई साहित्य के क्षेत्र से हो, कोई विज्ञान के क्षेत्र से हो, ठीक है, कोई समाज के क्षेत्र से हो, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो आपका जवाब होगा 12। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो आपका जवाब होगा केवल 2 होगा, ठीक है। और लेकिन वहां पे आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं, लेकिन यहाँ पे आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से विशेष उपलब्धि प्राप्त ऐसे लोगों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए, जैसे 238 प्लस 12, तो अब हो गया हमारे पास 250, ठीक है। अब वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो वर्तमान में हमारे पास 245 ही सीट है। कितने हैं, 245 ही सीट है, ठीक। अब इसमें क्या है कि वर्तमान में 233 ही जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, और जबकि 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये 233 क्यों है, क्योंकि राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, उनका जो सीटों का आवंटन होता है वो उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर बटी होती है। मीन्स आपको देखने को मिलेगा कि विधायकों की सीट बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की होती है, फिर उनसे भी कम किसकी सीट होती है, राज्यसभा की सीट्स कम होते हैं, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर। मीन्स यहाँ पे कोई क्षेत्रफल और कोई भी चीज ऐसा नहीं ले गया है पैमाना कि हम इतना सीट को बढ़ाएं या घटाएं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनसंख्या को आधार लिया गया है। और ये जो सीटों का बंटवारा है जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग, 1971 के अकॉर्डिंग सीटों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। अब जब भी इसके बाद समावेश होगा या जब भी संशोधन होगा, तब हमको थोड़ा बड़ी हुई सीटें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 1971 से अब काफी देश की जनसंख्या क्या है, बढ़ चुकी है, ठीक।
तो इसमें से देखो 233 है, 233 में से भी 229 जो है हमारे पास वो राज्य से है, और प्लस जो 4 है वो केंद्र शासित से है। कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से है। और जो हमारे पास 12 है वो मनोनीत, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जो कला, विज्ञान और साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से है। किससे? सामाजिक क्षेत्र से है। ऐसे लोगों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब देखो, राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं केवल विधानसभा से चुनकर आते हैं, केवल विधानसभा से चुन के आते हैं। आपने देखा लगभग हमारे देश में सभी राज्यों में क्या है? विधानसभा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 ही एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा चलती है। हमने देखा होगा, एक पुडुचेरी और एक है दिल्ली, ठीक है। वो केंद्र शासित होते हुए भी वहां पे विधानसभा है, जैसे हमको देखने को मिलता है वहां पे सीएम है, जैसे केजरीवाल की बात करते हैं, तो एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहां पे क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, और वहां पे क्या है? सीएम भी है। तो सिर्फ हमारे जो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, वो सिर्फ कहां से आते हैं? दिल्ली और पुडुचेरी से। दिल्ली और कहां से? पुडुचेरी से, जहां पे क्या है? विधानसभा है, जहां पे क्या है? विधानसभा है, ठीक। क्योंकि विधानसभा के सदस्य ही इनको चुनते हैं, ठीक। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि 250 सदस्य हैं तो कैसे हैं, और 245 सदस्य हैं वर्तमान में तो किस प्रकार से हैं, ठीक है। 245 सदस्य है तो कैसे हैं, ठीक। तो हमको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमने संरचना के बारे में बात कर लिया कि कितने यहाँ पे मतलब सीट हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो हम क्या करेंगे? इनकी निर्वाचन के बारे में, इनका निर्वाचन या चुनाव कैसे होता है, इनका निर्वाचन या फिर चुनाव कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में। इनका निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित किया, क्या कहते हैं? चुना जाता है। जैसे हमने देखा सांसद को हम लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यहाँ पे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जिनको हम वोट नहीं देते हैं, मीन्स जिनको हम वोट देते हैं वो सदस्य इनको चुनते हैं। जैसे मान लो हमने अपने क्षेत्र के विधायकों को वोट दिया, वो जीते, वो विधानसभा में गए, और वो ही लोग क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? चुनेंगे। मीन्स इनडायरेक्टली हो गया, हमने नहीं दिया बट लेकिन हमने जिन्हें दिया वो लोग इनको क्या करेंगे? चुनेंगे। तो यही कारण है कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा है वही विधानसभा के सदस्य ही इनको चुनते हैं। मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और इनको कौन चुनते हैं? विधानसभा सदस्य। विधानसभा क्या? सदस्य चुनते हैं, ठीक है। क्या चुनते? विधानसभा सदस्य, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हैं। कहां से? जो सदस्य कहां से होंगे? जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में हमको ये भी पता होना चाहिए कहां है? दिल्ली और पुडुचेरी। कहां कहां है? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक। ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे चुनकर आते हैं, ठीक है। अब देखो, इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्य इनको चुनते हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य होते हैं विधानसभा में वो इनको चुनते हैं। लेकिन हर एक विधानसभा में मतलब सीटों का आवंटन किया गया है, दलों के आधार पर उनको सीटों का आवंटन किया गया। लेकिन इनका निर्वाचन जो होता है, जो चुनाव होता है, ये एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, या हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा मतलब हर एक, जो मैंने बोला, जो विधानसभा में अनुपात के आधार पर उनकी सीटों का, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको उतने ही अनुपात में उनको सीटों का मतलब बंटवारा किया गया है, और इसी कारण है कि हर एक दल अपने मेंबर्स को राज्यसभा को भेजते हैं, ठीक है। और तो ये देखा गया है, ठीक। मतलब हम ये भी देखते हैं जिस पार्टी के सदस्य विधानसभा में ज्यादा होंगे तो उसी के मतलब राज्यसभा में भी ज्यादा देखने को मिलते हैं।
और एकल संक्रमणीय मताधिकार, ठीक, के द्वारा चुना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इतना चीज हमें विशेष तौर पर पता होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी योग्यता। अब क्या करेंगे, योग्यता के बारे में बात करेंगे। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए। मीन्स योग्यता, सबसे पहली बात है, ये आपको हर एक जो भी सदस्य है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा के कोई भी सदस्य हो, पंचायत के कोई भी सदस्य हो, राष्ट्रपति हो, पीएम हो, सब में सबसे पहले तो ये है कि वह भारत का नागरिक हो। कहाँ का, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। सबसे मेन पॉइंट यही है, ठीक है। नंबर 2, वह 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। मतलब राज्यसभा में सदस्य को 30 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, मतलब 30 वर्ष का होना चाहिए, उसके बाद ही वो यहाँ पे जाने लायक हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, देखो लोकसभा में कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, हमको पता है कितना, 35 वर्ष चाहिए। और लेकिन राज्यसभा में, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। और जबकि पंचायती चुनाव में कितना चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। जो प्रधान वगैरह, जो क्या कहते हैं बीटीसी मेंबर्स, जो सदस्य वगैरह होते हैं, उनको 21 वर्ष चाहिए। और जबकि लोकसभा में 25, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल के लिए चाहिए 30 वर्ष। तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा में सदस्यों की योग्यता में से एक जो है, उनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 है, वह लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो मतलब कि वह कोई सरकारी या गैर सरकारी वाले क्या कहते हैं पद पर ना हो। मतलब अगर उसको सदस्य के लिए क्या कहते हैं चुनाव लड़ना है, अगर जाना है राज्यसभा, तो उसको सबसे पहले यहाँ से त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे एक सदस्य के लिए योग्यता धारण कर सकता है, ठीक। अब जब चौथी बात आ गई, वो है मानसिक रूप से स्वस्थ। मानसिक रूप से स्वस्थ, देखो वह उसको किसी बैंक ने, किसी कंपनी दिवालिया घोषित ना किया हो, ठीक है, वह पागल ना हो, मीन्स वो क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब ये 4 पॉइंट्स हमको याद होने चाहिए। मीन्स वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लाभ के पद पर ना हो, और मानसिक रूप से क्या है, क्या होना चाहिए, वह स्वस्थ होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। तब हम अगली बात करेंगे, इनके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जो अगली बात है कार्यकाल, बेसिकली हमने देखा कि अधिकतर जगह हमको 5 वर्ष देखने को मिलता है कार्यकाल, बट लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां पर उनके सदस्यों का कार्यकाल या फिर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा में 5 वर्ष होता है, ठीक है, बट लेकिन 5 वर्ष भी कोई फिक्स नहीं है लोकसभा में। अगर सरकार गिर गई, बहुमत खो दिया, तो सरकार गिर गई, विघटन हो सकता है। बट लेकिन यहाँ पे ये स्थायी सदन है, 6 वर्ष होंगे तो पूर्ण रूप से होंगे, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और यहाँ पे देखो प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ पर 1/3 सदस्य, मतलब अगर 100 सदस्य हैं तो उसमें से कम 33 के आसपास सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनका दोबारा से क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। वो चुनाव कहाँ से, विधानसभा से चुनकर आएंगे। जो विधानसभा के सदस्य उनको क्या करते हैं, चुनते हैं अपने अनुपातिक पद्धति के आधार पर, ठीक। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, अवकाश प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। जब 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त हो जाएंगे तो फिर उसी दौरान क्या हो जाएंगे, 1/3 सदस्यों का फिर से क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा और वो फिर से आएंगे, ठीक। जैसे मान लो
ये 2010 है, 2012 है, 2014 है, 2016 है। अगर मान लो हमारे पास सदस्य 150 हैं, 50 सदस्य 2010 में सिलेक्ट हुए, 50 सदस्य 2012 में, 50 सदस्य यहाँ पे। अब कुल मिला के देखो, एक तिहाई तो 50 50 50 करके हो गया, मीन्स कुल 150 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब ये पहले वाले जो 2010 के जो सदस्य थे वो आते आते इनको यहाँ 2014 तक आने तक, ठीक है, 10 थे, 10 2 12 2 14, मीन्स कितने साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे। जब इसके बाद यहाँ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे रिटायर्ड। 2010 में इनकी नियुक्ति हुई है, 10 के बाद सीधे 12, ये 4 साल हो गए। जब 16 में आएंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 16 में आकर रिटायर्ड हो जाएंगे। और ये फिर उसके बाद 50 मेंबर्स का फिर से क्या होगा, चुनाव किया जाएगा, ठीक है। मीन्स प्रत्येक 2 वर्ष में इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। और इन प्रत्येक 2 वर्ष में और 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब कार्यकाल की बात कर ले, 6 वर्ष होता है और स्थायी सदन है, ठीक। 6 वर्ष तो होना ही होना है। अब स्थायी सदन इसलिए भी क्योंकि इसका विघटन नहीं है, क्या किया जा सकता है, और सदस्य 6 वर्ष तक बने रहेंगे राज्यसभा में। और यहाँ तक कि क्या होगा, यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है अकारण किसी वजह से, ठीक है, तब पद रिक्त होता है, तो फिर रिक्त होने के कंडीशन में फिर उसी समय क्या किया जाता है, अन्य सदस्य को चुना जाता है उनके पद को भरने के लिए। उस पद को रिक्त है, उस रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा, ठीक। तो ये बात आगे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, इसमें जो एक सभापति होता है, इसमें क्या होता है, सभापति होता है, जो सदैव कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। सदैव कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति, अब देखो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सी सभा है जहां का जो पीठासीन अधिकारी है, मतलब जो सभापति है, उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो आपका जवाब होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं होते हैं, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं को सभापति के रूप में यहाँ पे माना जाता है। मीन्स उपराष्ट्रपति आपका जवाब होगा, जो राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा के क्या है, सभापति है, मीन्स पीठासीन अधिकारी है। और उपराष्ट्रपति को हमेशा वेतन उपसभापति के रूप में मिलता है। किसके रूप में, उपसभापति के रूप में मिलता है। हमेशा जो उपराष्ट्रपति है उनको वेतन किसके रूप में मिलता है, उपसभापति के रूप में मिलता है। और आपको पता है कि सभापति का काम होता है, जैसे वहाँ पे सदन में देखा होगा आपने, जो पीठासीन अधिकारी हैं ऊपर से बैठे रहते हैं अपने वहाँ पर सीट पर, और एक एक करके वो व्यवस्थित करके मतलब लोगों को इजाज़त देते हैं बोलने का, और किसी का नंबर आगे पीछे करने का, शांति व्यवस्था बनाए रखने का उस सदन में, तो सभापति होते हैं, ठीक है। जो कि सदैव क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को हमेशा वेतन किसके तौर पर मिलता है, उपसभापति के तौर पर मिलता है। और यहाँ पे एक उपसभापति भी होते हैं। क्या होते हैं, उपसभापति भी होते हैं। अब उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा सदस्यों में से होता है। क्या होता है, जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, जिसको हम उपसभापति कहते हैं, ठीक है। जो कि राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, वो उपसभापति कहलाते हैं। यदि उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहे किसी कारणवश, तो वहां पे इनका काम को कौन संभालेंगे, उपसभापति संभालेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति ऐसे है, अगर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है या फिर राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी अगर कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं या उपराष्ट्रपति भी ना हो उस कंडीशन में, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश वहां पे राष्ट्रपति के पद को क्या करेंगे, संभालेंगे, उनसे संबंधित कार्य को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। वेतन जो उपसभापति के तौर पर मिलते हैं, और उपसभापति का कार्य क्या होता है, सभापति का कार्य हमने देख लिया। और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अब जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो अपना जो क्या होता है, अपना जो भी त्यागपत्र है, अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को।
अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, ना कि उपसभापति को। जैसे लोकसभा में हमने देखा कि सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को देते हैं, सही, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर सभापति जो उपराष्ट्रपति वो त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, और यदि राष्ट्रपति को हटाने संबंधित कोई प्रस्ताव लाना है, यदि राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग या फिर हटाने संबंधित कोई प्रस्ताव लाना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रस्ताव पहले ही राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, वो राज्यसभा को लीड करते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है समस्त सदस्यों द्वारा राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, समस्त सदस्यों द्वारा पारित करना पड़ेगा। देन उसी के बाद लोकसभा में भेजा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ राज्यसभा में, लेकिन पहले राज्यसभा में किया जाता है, बट उसके बाद लोकसभा में। सबसे पहले राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, उसी के बाद कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में भेजा जाएगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को मतलब पद से हटाना है, तो समस्त जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनको बहुमत, समस्त को अपने बहुमत के आधार पर क्या करना पड़ेगा? प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लोकसभा में क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए काम। अब उसके बाद देखो कुछ विशेष है, इतना तो हमने देख लिया, कुछ विशेष है। जैसे राष्ट्रपति 52 है, तो उपराष्ट्रपति देखो, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग आते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का मतलब व्याख्यान किया गया है। ठीक, अब जब हम बात करते हैं आगे कुछ विशेष शक्ति राज्यसभा में। ठीक है, कुछ विशेष शक्ति देखो, आपने देखा होगा अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, मीन्स अखिल भारतीय सेवा में मतलब जैसे IAS, IPS, IFS देखा होगा आपने, वो सब राज्यसभा के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? राज्यसभा के अधीन आते हैं। मतलब अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, वो राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो, आपको पता होगा IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसको, IFS को इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। नहीं, एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है, बहुत बार देखा गया कि IFS का फुल फॉर्म, तो वहां पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी लिखा रहता है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी लिखा रहता है। ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवा में से एक है, तो लेकिन वहां पे हमारा जवाब होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा। मींस अखिल भारतीय सेवा किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका जवाब होगा राज्यसभा के अंतर्गत आती है, मींस 312। यदि राज्यसभा इसमें और भी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं इसमें जोड़ सकती हैं या घटा सकती हैं अपने बहुमत के आधार पर। ठीक है, यदि वो कहे कि कोई भी जो सेवा है वो राष्ट्रीय महत्व के लिए है, तो वहां पे सेवा का रूप उसको दिया जाएगा। ठीक, अब अगली बात जब हम करते हैं अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा ये कहे या फिर इस प्रस्ताव को इस तरीके से पारित करे कि यह जो राज्य जो कि राज्य सूची का विषय है ये राष्ट्रीय महत्व के लिए है, तो सरकार या केंद्र इस पे कानून बना सकती है। मतलब आपको पता होगा जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में क्या लिखा है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का क्या किया है? बंटवारा किया गया है। किसमें? राज्य और शक्तियों का बंटवारा किसमें किया है? राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुच्छेद 7 में, जिसमें देखो एक तो संघ सूची में, ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची, और एक बचता है जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। ये क्या है? सूचियां हैं। मीन्स ये अनुसूची 7 के अंतर्गत ये मतलब राज्य और क्या कहते हैं केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारे के बारे में व्याख्यान किया गया है कि कितनी शक्तियां राज्य के पास होंगी, कितनी शक्तियां क्या कहते हैं संघ के पास होगी, और दोनों का मतलब जो मिलजुल कर मतलब जो होगा वो समवर्ती होगा। मतलब जो संघ के पास शक्ति होगी वो संघ सूची में होगा, जो राज्य के पास शक्ति होगी उस राज्य
सूची में होगी, और जो दोनों के पास होगी, जिनमें दोनों का अधिकार होगा, वो समवर्ती सूची पे होगा। जैसे शिक्षा से संबंधित हम देखते हैं कि वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरह से 200 अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा ये कह दे, 249 के तहत यदि राज्यसभा क्या करे, 2/3 से पारित, 2/3 से पारित करें और ये कहें उसमें कि जो यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व के लिए है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये पारित करती है और ये कहती है कि जो भी हम कानून बनाने जा रहे हैं या जो भी हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ये राज्य सूची विषय के जो है, राज्य सूची विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व के लिए, मतलब केंद्रीय महत्व के लिए, पूरे देश के महत्व के लिए जो होना चाहिए, तो इसमें सोच विचार करके केंद्र क्या कर सकती है, फिर कानून बना सकती है। ये अधिकार किसको है, राज्यसभा को है। मीन्स राज्यसभा को 249 के तहत ये अधिकार है कि यदि वो 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित करता है और ये कहता है कि ये राज्य सूची का विषय केंद्रीय या राष्ट्रीय महत्व के लिए है, तो उसमें उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि जो धन विधेयक है, ठीक है, जिसको संविधान में एक अनुच्छेद 110 में दर्शाया गया है। आपको पता है कि धन विधेयक सदैव लोकसभा में पहले पारित किया जाता है, फिर उसी के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, और यदि राज्यसभा उसको 14 दिन के अंतर्गत पारित नहीं करती है तो वो सदैव ही पारित माना जाता है। और यह शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक कहने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को है, ठीक है, जो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं 14 दिन के अंतर्गत धन विधेयक पारित न करने पर स्वतः ही पारित माना जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जब लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है, उसको पारित किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, यदि राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है तो वह स्वतः ही पारित माना जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं कि सदैव लोकसभा में ही पारित होता है। हाँ, सदैव पहले लोकसभा में लाया जाता है उस प्रस्ताव को पहले, और पहले पारित वहां होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, क्योंकि जो है फॉर्मेलिटीज तो निभानी होती है, तो उसके बाद राज्यसभा में भेजी जाती है। यदि राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है तो फिर 14 दिन के अंतर्गत, तो उसके बाद 14 दिन के बाद वो स्वतः ही पारित माना जाता है, ठीक है। तो आज हमने वो राज्यसभा से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बारे में जाना, टॉपिक के बारे में जाना, और हमने जो टॉपिक पढ़ा इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता है, ठीक है। जो भी प्रश्न आएंगे राज्यसभा से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा है इन्हीं के बीच से आएगा, और आशा करता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूट सकते हैं, जो हमने यहाँ पर एक आसान भाषा में जाना। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।